हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, स्पेशल रूप से हम भूगोल विषय की एक सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें आज हमारा एक टॉपिक रहने वाला है अक्षांश और देशांतर। अब से पहले हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में 2 क्लासें ले ली है और उसी श्रृंखला में आज की क्लास हमारी कंटिन्यू हो रही है जिसमें हम अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये क्लास मैंने स्पेशल रूप से, अभी जैसे आप भूगोल विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, साथ में ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाली है जो ग्रेड 1st, 2nd और 3rd ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है या ऐसा टॉपिक है जो कॉमन है, प्रत्येक भर्ती परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। और आज हम इसको इस दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। अगर आप 1st ग्रेड ज्योग्राफी से या स्कूल लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप कार्टोग्राफी में इसको पढ़ते हैं, तो उसी एंगल से आज इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास हम विधिवत रूप से स्टार्ट कर रहे हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर भी करेंगे। ठीक है भाई, तो हमारा सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज का हमारा टॉपिक आप लोगों के लिए शुरू हो चुका है। देखिएगा, टॉपिक का नाम है अक्षांश। आज हम अक्षांश को पढ़ लेते हैं और अगली क्लास में हम देशांतर को पढ़ लेंगे। अक्षांश और देशांतर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अक्षांश क्या होता है, तो सबसे पहले अक्षांश को जानने के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना या बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। एक सामान्य सी परिभाषा मैं आपको बताता हूं। सामान्य सी परिभाषा देखिए क्या पढ़ना है। तो अक्षांश के बारे में सामान्य सी परिभाषा, और ये परिभाषा क्या होगी, पृथ्वी के ग्लोब पर, कहां पर, पृथ्वी के ग्लोब पर, पृथ्वी के ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर, पृथ्वी के ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को, काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। एक बात तो, एक परिभाषा तो ये, उदाहरण के लिए आप इसको यहां समझिएगा। देखिएगा, यहां पर ये एक दिशा ले लेते हैं और ये मान लेते हैं पूर्व और ये मान लेते हैं पश्चिम की ओर। लेकिन हम भूगोल के अगर विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा इसमें और बातें जानने की हमें आवश्यकता है। एक ये तो सामान्य सी परिभाषा है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये रेखाएं कैसे होती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा अगर भौगोलिक नॉलेज और वास्तविक इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा क्या है, दूसरी जो मुख्य परिभाषा है इसकी यहां पे लिखता हूं, भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी को या बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं। अब इसका मतलब क्या हुआ ये भी हम जानेंगे। ओके, तो यहां पे ये कोई एक कोण बन रहा है, यहां पे मान लीजिएगा 40 डिग्री का यहां पे एक कोण है। तो समान कोणों को, भूमध्य रेखा से समान कोण के दूरी की, यानी कि यहां से ये वाला एक कोण बन रहा है और इस समान कोण को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, यहां से भूमध्य रेखा से समान कोणों के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जैसा कि मैंने कहा कि ये 40 डिग्री नॉर्थ है, ये 40 डिग्री नॉर्थ है, और इन दोनों को आपस में जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम क्या कहते हैं भाई, अक्षांश रेखा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के ग्लोब पर आपस में समान कोणों को, आपस में समान बिंदुओं को या समान कोणों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, दिशा हमेशा इनकी क्या रहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर रहती है। एक ये जो लाइनें हैं या खड़ी लाइनें हैं, आडी लाइनें, तो अक्षांश रेखाओं के बारे में जब भी आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे ये कैसी लाइनें हैं, ये आडी रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं भाई,
ये आडी रेखाएं हैं। ये ध्यान रखना, देशांतर जो होता है वो खड़ी लाइन होती है, जबकि अक्षांश क्या होता है, आडी लाइन होती है। और जो भी आडी लाइन होगी वो पूर्व से पश्चिम की ओर होगी, और जो भी खड़ी लाइन होगी वो उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि क्या होगी, देशांतरी रेखा होगी। अब हमने ये अक्षांश बना तो दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसका उद्देश्य क्या था। तो ये एक प्रकार से मैंने कहा कि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी हैं, काल्पनिक रेखाएं। इनका वास्तविक उपयोग क्या है, तो ये किसी भी स्थान की क्या जानने के लिए जरूरी है, तो ये किसी भी स्थान की जलवायु, यानी कि किसी भी स्थान का क्लाइमेट, किसी भी स्थान का क्लाइमेट जानने हेतु ये बहुत उपयोगी है। और हम इसको कटिबंधों में आगे चल के पढ़ने वाले हैं कि इसको हमने किस प्रकार से बांटा है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है। अगले बिंदु पर चलते हैं। ओके, अगला बिंदु हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके सामने दो बातें या तीन प्रश्न हमेशा अक्सर बनते रहते हैं। अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है। संख्या को लेकर के बहुत बार प्रश्न आते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है। तो अगर आप अक्षांश पढ़ रहे हैं और आपने पहले से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और नए आप पहले सिरे से पढ़ रहे हैं या प्रारंभ से पढ़ रहे हैं, तो देखो ये वाली जो लाइन है, मिड लाइन, इसको तो हम बोलते हैं क्या, 0 डिग्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी का एक और नाम मैं आपको बता रहा हूं, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इसी को हम कहते हैं कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। अक्षांश 0 डिग्री, विषुवत रेखा, और इसी को क्या कहते हैं, भूमध्य, यानी कि भूमि के बिल्कुल बीचों बीच में है। और डिजिट इसका कितना है, 0 डिग्री है। और विषुवत रेखा की विषुवत इसलिए कहा जाता है कि सूर्य का प्रकाश यहाँ सीधा चमकता है, इसलिए यहाँ पे विश्व बनते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, विषुवत रेखा कहा गया है। अब इस विषुवत रेखा, अब मैंने कहा कि विषुवत रेखा की संख्या कितनी है, तो हम इस 0 से अगर यहाँ पे चलते हैं इस प्रकार से, और ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर, इसका डिजिट है 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो यहां से हम चलेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे, तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप सबको इस बात का भली भांति पता है कि ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इस वाले भाग को आप क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को आप बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। जब आप इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध बोलते हो तो ये 0 जो है अपने आप में एक रेखा तो है, लेकिन ये क्या इसमें काउंट होती है। तो हमने ये माना कि उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में 1 से लेके कितनी लाइनें हैं, 90 लाइनें तो उत्तरी गोलार्ध में है। ओके, और इस तरफ बात करें 0 से लेकर के यहां पर भी हम बनाते हैं, और यहां पर भी कितनी लाइनें हैं, 90 डिग्री। इसको आपने क्या बोला है, इसको आपने उत्तरी ध्रुव बोला है, और इसको आपने क्या बोला है, दक्षिणी ध्रुव बोला है। इसको आपने क्या बोला है, दक्षिणी ध्रुव बोला है। ओके, अब यहां पर जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी लाइनें हैं, 90। तो दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ, यानी कि ये वाला भाग, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर, यहां पर भी कितनी लाइनें हैं, 90 लाइनें हैं। और एक जो है यहां पर कौन सा है, 0 डिग्री, क्योंकि 0 भी अपने आप में क्या होता है भाई, 0 भी अपने आप में क्या होता है, एक लाइन होता है। तो यहां पर हो जाएगा अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। अक्षांश रेखाओं की अगर आपसे पूछता है कि बताओ भाई कुल संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की अगर आपको कुल संख्या पूछता है तो आपका उत्तर क्या होगा, 181। परंतु कई बार यहां पर आपको 181 न मिलकर के क्या देखने को मिलता है, आपको ऐसा भी एक बार ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कितना, 179, कि ये क्या है। तो ये 179 अक्षांश लाइनें न होकर के क्या माने गए हैं, वर्त माने गए हैं, क्योंकि ये पृथ्वी एक सर्कल है पूरा का पूरा, 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर मैं यहां से 20 डिग्री से कोई लाइन खींचता हूं 20 डिग्री को मिलाने के लिए, फिर इधर से भी ये क्या बनता है, एक सर्कल बनता है आपस में,
तो ये जो 20 डिग्री को मैंने मिलाने के लिए जो खींचा है, ये पूरी पृथ्वी के जब गोला बनाएगा तो ये भी क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। परंतु यहां पर जो है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव क्या है, ये पूरे गोले नहीं है, ये महज एक बिंदु है। और जब ये एक बिंदु होते हैं इसलिए 90 में से एक माइनस तो आपको यहां पर करना है और 90 में से आपको एक माइनस यहां से करना है, या फिर आप यूं लिख सकते हैं टोटल हमारा जो होता है 181 का, सॉरी 181 का, कितने का होता है, 181 का हमारा होता है। इसमें से एक तो ये निकाल दो, एक माइनस ये कर दो और एक माइनस आप ये कर दो, टोटल कितने माइनस करने हैं, 2। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 179 हो जाएगा। तो आपसे पूछे बताओ कि अक्षांश वर्तों की संख्या कितनी है, तो अक्षांश वर्तों की अगर आपसे संख्या पूछता है, वर्तों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो आपका उत्तर क्या होगा, 179। और आपसे पूछता है अक्षांश रेखाओं की संख्या तो आपका उत्तर होगा 181। यहां तक आपके 2 डाउट क्या हो जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए। कई बार इसको न मानते हैं, कई बार इस रेखा को नहीं मानते हैं 0 डिग्री को, तो आपको कई बार 180 भी देखने को मिलता है, लेकिन हम पहले इसको मानते थे, लेकिन नई NCERT के आने के बाद में इस भ्रांति को दूर कर दिया गया है और 180 के बजाय कितना सही माना जाएगा, 181 को ही क्या माना जाएगा, ठीक माना जाएगा। ये 2 डाउट आपके क्या हो जाने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए। अब हमने इसको क्यों खींचा है, तो मैंने आपको जस्ट पीछे ये बताया था कि ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान की क्या मापती हैं भाई, जलवायु को मापती हैं। ये किसी स्थान की क्या मापती है, जलवायु को मापती है। तो हम अगले पेज में इन सब तथ्यों को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वापस हम एक मैप बनाते हैं और इस मैप में हम ये सारी बातें दर्ज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये वाली जो लाइन हो जाएगी आपकी, ये तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री अक्षांश। इधर यहां पे हम एक लाइन बनाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसको हम कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे भाई, इसको हम कर्क रेखा। कितने डिजिट पे है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए मैंने यहां पे एन लगा दिया, नॉर्थ लगा दिया। इसके बाद में यहां पे हम लगाएंगे कौन सा वाला, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ लगाएंगे और इस रेखा का नाम हो जाएगा आर्कटिक वर्त हो जाएगा, आर्कटिक सर्कल हो जाएगा, या आप आर्कटिक वर्त भी कह सकते हैं। और ये वाला जो आपका जो लास्ट वाला बिंदु है, इसको हम कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, यानी कि नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। दूसरा इसके बाद में दूसरा इसके बाद में 23.5 डिग्री ये साउथ आ जाएगा। इस 0 से क्या आ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। इस रेखा का हमने नाम क्या दिया है, मकर रेखा दिया है। इसका हमने नाम क्या दिया है, मकर रेखा दिया है। और इस रेखा का नाम हम क्या देंगे, 66.5 डिग्री पे 66.5 डिग्री साउथ वाली इस रेखा का नाम हम देंगे एंटार्क्टिका। अंटार्कटिका वर्त ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो भाग है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री साउथ। ये कौन सा ध्रुव हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपके दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो मैंने आपको ये मुख्य जो अक्षांश रेखा है इनके बारे में बता दिया है। इसको हमने क्या क्या नाम दिया था, तो मैंने इसको नाम बताया आपको, एक तो इसका नाम मैंने बताया भूमध्य रेखा बताया, दूसरा मैंने इसका नाम क्या बताया, विषुवत रेखा बताया, विषुवत रेखा बताया। तो ये 2 नाम मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। अब हमने इसको कटिबंधों में बना लेना है। क्या बना लेना है, कटिबंधों में बना लेना है। तो ये जो बीच वाला भाग है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का भूभाग, यानी 23.5 उत्तर से 23.5 दक्षिण का जो भाग है, इसको तो आप क्या कहेंगे, इस वाले भाग को तो आप कहेंगे उष्ण कटिबंध कहेंगे। इस वाले भूभाग को तो आप क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे। इसके बाद में
23.5 उत्तर से 66.5 उत्तर तक का भाग होता है, इसको कहा जाता है कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और इस वाले भाग को 66.5 से 90 तक के भाग को कौन सा कटिबंध कहा जाता है? शीत कटिबंध कहा जाता है। ओके, इधर भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ये वाला भाग क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध हो जाएगा। तो हमारे मेजर कटिबंध तो वैसे 3 हैं, लेकिन वैसे टोटल बात करें तो 1 2 3 4 और ये 5, ये पूरा क्या होता है? ये जो पूरा वाला, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का, ये वाला कौन सा होगा? ये वाला आपके होगा उष्ण कटिबंध होगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा? आपके उष्ण 23.5 से 23.5 साउथ और नॉर्थ के बीच में हो जाएगा। अब हम यहां पर क्या जाने जिससे हमारे को इसमें और अच्छा पड़े या और अच्छा समझ में आए। सबसे पहले तो आप ये समझे कटिबंध किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने एक प्रश्न आया कि सर कटिबंध तो नहीं बताया आपने कि कटिबंध किसे कहते हैं। तो कटिबंध का आपको इतना सा ध्यान रखना है, 2 अक्षांशों के बीच के भूभाग को, किसको? अगले पेज में लिख लेते हैं हम। 2 अक्षांश लाइनें जो होती हैं, 2 अक्षांशों के मध्य के भूभाग को कटिबंध कहा जाता है। 2 अक्षांशों के मध्य के भूभाग को कटिबंध कहा जाता है। अब मैंने कहा आप इसको कैसे दर्शित करेंगे? मान लो ये है 0 डिग्री और ये है 1 डिग्री नॉर्थ। इन दोनों के जो ये बीच का भूभाग है, इन दोनों के जो ये बीच का भूभाग है, इसको ही आप क्या कहेंगे भाई? इन दोनों के बीच के भूभाग को आप क्या कहेंगे? कटिबंध कहेंगे। इनके बीच के भूभाग को आप क्या कहेंगे? कटिबंध कहेंगे। ओके, एक बात तो आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी मैं बात करूंगा 2 अक्षांशों के मध्य, 2 अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? 2 अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? देखो भाई, 2 अक्षांशों के बीच में कितनी दूरी होती है? तो एवरेज अगर हम बात करें तो 2 अक्षांशों के बीच में दूरी लगभग 111 किलोमीटर मानते हैं। कितनी मानते हैं? 111 किलोमीटर मानते हैं। लेकिन ये समान नहीं है, ये 111.13 किलोमीटर भी इसको हम मानते हैं। 111.13 किलोमीटर भी हम इसको क्या मानते हैं? 2 अक्षांशों के मध्य का जो गैप होता है, यानी कि 0 डिग्री से आप 1 डिग्री पे जा रहे हो, यानी कि ये है 1 डिग्री और ये क्या है? 0 डिग्री। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, ये गैप कितना होता है? तो औसत आप इतना सा ध्यान रखना कि लगभग ये कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। इसको कैसे निकालें हम? तो इसको निकालने का एक मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे निकालते हैं इसको। हमारी पृथ्वी का जो ये वाला लाइन है, इसको एवरेज हम कितना मानते हैं? तो इसको देखो 40,008 किलोमीटर मानते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये है। और वैसे इसका जो ये पूरी परिधि है, इसको हम कई बार ये भी पढ़ते हैं 40,076 किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, नहीं भाई ये ज्यादा हो गया ना। 40,076 किलोमीटर भी इसकी क्या मानते हैं? भूमध्य रेखा की ये पूरी लंबाई को मानते हैं। ये पूरी लंबाई एक, ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पृथ्वी का केवल आधा ही भाग है, क्योंकि पृथ्वी का हम एक भाग देख सकते हैं। तो ये पृथ्वी का आधा भाग है, तो 40,000 का आधा कितना हो जाएगा? 20,000। कितना हो जाएगा? 20,008 हो जाएगा। कहने का मतलब ये होगा, एक और मैप से हम समझते हैं, ये पृथ्वी का अगर शुद्ध मैप अगर कोई होगा तो ये आधी पृथ्वी ये है, आधी पृथ्वी है ये, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? ये वाली जो लाइन है ये है एक्चुअल में 40,008 किलोमीटर। अब 40,008 का मतलब 20,004 किलोमीटर तो ये है और 20,004 किलोमीटर ये है।
तब जाके हमारा शुद्ध पृथ्वी बन रहा है। आपने कार्टोग्राफी में से पढ़ा होगा कि पृथ्वी का शुद्ध मानचित्र ग्लोब भी नहीं होता है, क्योंकि ग्लोब भी हमें एक ही भाग को दिखाता है, जबकि आधा भाग इसको हम नहीं देख पाते हैं, पीछे वाला भाग जो है नहीं देख पाते हैं। अब इसमें से 40,000 ये हो जाता है, तो ये वाली जो लाइन अगर हम ऐसे खींच लें तो ये इसकी भी आधी होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 20,000 का आधा कितना होता है, तो 20,000 का आधा मतलब ये वाली लाइन इसकी जस्ट क्या होती है, आधी होती है। तो आधी होगी तो ये कितना हो जाएगा, ये आधी जो लाइन है वो कितनी हो जाएगी, 10,002 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10,002 किलोमीटर हो जाएगी। और हमारे पास में यहां ऐसे कितने डिग्रियां थी, ऐसे हमारे पास में 90 था, यहां तक हमारे पास में कितना था, 90 डिग्री था। तो अगर आप 10,002 में किसका भाग देते हैं, 90 का भाग देते हैं, तो एवरेज हमारा कितना निकल के आता है, 111 या 111.13 किलोमीटर क्या होता है, निकल के आता है। तो आप कभी भी जब कार्टोग्राफी पढ़ेंगे तो मैं और आपको वहां पे डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये अशुद्ध मैप होता है। पृथ्वी का अगर शुद्ध मैप होगा तो ये वाला होगा, क्योंकि हम पृथ्वी का जब आप किसी बॉल को देखते हैं तो एक साइड के भाग को देखते हैं, जबकि उसके पीछे भी उतना ही भाग क्या होता है, छुपा होता है। इसलिए 20,000 इसका, 20,000 इसका, तो 40,008, फिर इसका आधा करते हैं, 20,000 का आधा ये वाला यहां से यहां तक कितना हो जाता है, इसका आधा होता है, ये 10,000 होता है। और 10,000 में आप कितने का भाग दे रहे हैं, तकरीबन 90 का। 90 का क्यों, क्योंकि हमारे पास में 90 डिग्रियां हैं, और 90 डिग्री का मतलब हो गया 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर जाने पर कितना किलोमीटर का अंतर हो जाता है, 111 किलोमीटर का क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। एक तो आपको बड़ी बात ये ध्यान में रखनी है। अब कई बार ये प्रश्न पूछ लेता है कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन से महाद्वीपों से, कौन से देशों से होकर गुजरती हैं, या फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं यहां पे, ये तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। एक तो पूछता है आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछता है। क्या पूछता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछता है। यहां से हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार बनाने के लिए सबसे पहले आपको भारत का एक मैप बनाना है, ठीक है। जब आप भारत का मैप बनाते हैं तो आपको और अच्छे से बहुत सारी डाउट्स क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, ओके। ठीक है, जब आप भारत का मैप बना रहे होते हैं तो आप ये पढ़ रहे होते हैं कि ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन हम एक और चीज पढ़ते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु यहां पर अंडमान निकोबार में भी होता है। तो हम दोनों बातों को यहां पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पढ़ते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये स्थलीय भूभाग का है, ये कहां का है, स्थलीय भूभाग का। और ये स्थलीय भूभाग का क्या है, कन्याकुमारी है। स्थलीय भूभाग का क्या है, कन्याकुमारी है, ठीक है। अब कन्याकुमारी कितने डिजिट पे है, अब इसको एक और मैप में आप में थोड़ा सा और समझाता हूं अच्छे से कि ये वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री है। आपका जो भारत है वो यहाँ पे क्या है, विराजमान है। आपका भारत कहां पर विराजमान है, ये रहा आपका भारत यहाँ पे विराजमान है। तो यहां से हम चले जीरो से हम 1 2 3 ऐसे चलेंगे तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, यहां पर आपका अंडमान निकोबार आएगा। तो अंडमान निकोबार कहां पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पर है। कहां पर है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश पर बसा हुआ है। जबकि आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु वाला, TN का मतलब समझ लेना तमिलनाडु, ये कितने पे है, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 8 डिग्री 4 मिनट कहां पर है, उत्तरी अक्षांश पर है। जबकि ये कहां पर है, इंदिरा कौल कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये कहां पर है, इसका डिजिट कितना है, तो इसका डिजिट है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तरी बिंदु हो जाएगा। तो आपका भारत सही मायनों में देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक तो इसका कितना है, ये स्थलीय भाग हो गया है इसका। ये तो क्या है, स्थलीय दूरी है। लेकिन भारत स्थलीय नहीं, भारत जलीय भाग में भी जाता है। तो भारत का अक्षांश विस्तार हम पढ़ते हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या है, बसा हुआ है। तो यहां पर जैसे मैंने लिखा, ये है 6 डिग्री 4 मिनट,
ये वाला है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये वाला जो है वो कितना है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और आपने ये तो जरूर पढ़ा ही पढ़ा होगा कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ का प्रतीक बताती है। तो हम यहां से चलेंगे जीरो से, तो जीरो से पहले 6 डिग्री आएगा, फिर 6 से 7, फिर 8 आएगा, फिर 8 से 9 10 ऐसे चलेंगे तो 23 पे ये मध्यवर्ती भाग आ जाएगा। फिर और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 37 डिग्री 6 यानी कि जम्मू कश्मीर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, भारत का क्या पढ़ते हैं, अक्षांश से विस्तार पढ़ते हैं। इसलिए हमें अक्षांश रेखाओं का नॉलेज होना क्या है, अति आवश्यक है। एक चीज तो आप ये ध्यान में जरूर रखेंगे। दूसरा मैं आपको राजस्थान का भी यहाँ पे समझा देता हूं, जो आपके और एक और डाउट दूर हो जाएगा। अगला हम एक और बिंदु पढ़ लेते हैं, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ लेते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ने के लिए आपको राजस्थान का जो मैप है ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, राजस्थान का ये वाला मैप आपको थोड़ा थोड़ा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, जब आप राजस्थान पढ़ रहे होते हैं तो राजस्थान में आप क्या पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये वाला जो भाग है ये बांसवाड़ा में है। राजस्थान का सबसे दक्षिणतम भाग जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है। और राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर है, यही तो आप पढ़ते हैं, यही तो आप पढ़ते हैं। तो बांसवाड़ा का बोरकुंड और ये कोणा गांव, ये कौन सा गांव है, कोणा गांव है। और ये कौन सा गांव है, बोरकुंड है। ये कौन सा है, बोरकुंड है। अब यहां बोरकुंड में और कोणा गांव में अक्षांशों की बात करें तो ये हमारा कितना है, यहां का है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और कहां तक है, ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। यानी कि आपका राजस्थान टोटल कहां तक फैला हुआ है, तो आपका राजस्थान 30 डिग्री से और 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक आपका क्या फैला हुआ है, राजस्थान फैला हुआ है। जब आप इसको विश्व के मैप में प्रदर्शित करते हैं तो ये हो गया आपका कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश, और ये हो गया आपके 23 डिग्री अक्षांश, और 23 डिग्री को आपने क्या बोला है, कर्क रेखा। अब आपने ये तो जरूर पढ़ा है कि राजस्थान के 2 जिलों से होकर के, राजस्थान के 2 जिलों से होकर के एक रेखा गुजरती है, और वो रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। तो इसके जो नीचे वाला, जस्ट नीचे वाला भाग है, इसके जस्ट नीचे वाला जो भाग है वो कौन सा है, वो तो है कितना, 23 डिग्री 03 मिनट। और ये जो उत्तरी भाग है ये कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट। तो इस प्रकार से हमें किसी भी स्थान का अक्षांश से देशार पढ़ने के लिए ये बातें जानना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आज हमने छोटा सा परिचय पढ़ा है अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने आज क्या क्या पढ़ा है तो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं। अक्षांश रेखाएं क्या है, पृथ्वी के ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है, या भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी या बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है। भूमध्य रेखा से कोणों को आपस में, जैसे 40 डिग्री कोण को 40 डिग्री कोण से मिलाने वाली या समान कोणों को या आड़ी जो लाइनें हैं उनको क्या कहा जाता है, अक्षांश। ये किसी भी स्थान की क्या जानती हैं, जलवायु को प्रदर्शित करती हैं। अब आपसे प्रश्न पूछता है अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि ये इस वाले भाग में 90 लाइनें हैं, इस वाले भाग में 90 लाइनें हैं, और एक ये बीच वाली है। तो मैंने कहा 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, एक आपकी भूमध्य रेखा हो गई। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी 181। अब आपसे पूछता है कि 179 क्या है, तो ये वर्तों की संख्या 179 है, क्योंकि ये जो 90 डिग्री है, ये जो दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री है, ये पूरा सर्कल नहीं बनाता, ये आधा सर्कल बनाता है और एक बिंदु के रूप में है महज।
तो इसलिए यहां हम 2 घटा देते हैं, 181 में 2 घटा देते हैं तो आपका उत्तर कितना आ जाता है 179। तो वर्तों की संख्या टोटल जो सर्कल है वो आपके कितने बनेंगे 179 बनेंगे। एक बात तो आपको अच्छे से यह समझ लेनी है। दूसरा मैंने कहा कि 2 अक्षांशों के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है, कटिबंध कहा जाता है। तो हमने टोटल 5 कटिबंध बनाने हैं जिनमें मुख्य नाम तो 3 ही हैं। ये 23 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण के बीच का भूभाग तो कहलाता है उष्ण कटिबंध कहलाता है, और कर्क रेखा से आर्कटिक यानी 23.5 से 66.5 का भाग कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध, और ये वाला क्या कहलाएगा 66.5 से शीत कटिबंध। यहां पर भी ऐसे हो जाएगा शीत, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध। एक बात हमने ये पढ़ी है। 2 अक्षांशों के मध्य के भूभाग को कटिबंध कहा जाता है, बहुत अच्छी बात है। 0 डिग्री से 1 डिग्री के बीच का जो भूभाग होता है वो क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है, ट्रॉपिकल कहलाता है। 2 अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है, तो मैंने कहा 2 अक्षांशों के मध्य औसत 111 या 111 से लेकर के 111.13 किलोमीटर क्या होती है, एवरेज दूरी होती है। जो कैसे निकाला मैंने, ये हमारी भूमध्य रेखा की परिधि है, टोटल कितनी 40,008, आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आधा 20,004 हो जाएगा, और इसका भी आधा करेंगे तो 10,002 हो जाएगा। इसलिए इसमें 90 का भाग देने पर एवरेज कितना निकल के आता है, तकरीबन 111 किलोमीटर जो है वो इसके बीच की क्या होती है, दूरी होती है। तो हमने यहां पे आगे पढ़ा भारत का अक्षांश से विस्तार। तो भारत का अक्षांश से विस्तार है दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6। अब आप ये जरूर ध्यान रखना, दोनों तरफ मैंने एन लिखा है। हाँ, ये मैंने इसलिए लिखा है कि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। हम कहां पर हैं, उत्तरी गोलार्ध में हैं। इस 0 से आप इस तरफ चलेंगे तो एन आएगा, और इस 0 से आप इस तरफ चलेंगे तो क्या आएगा, एस आएगा। तो ध्यान रखना, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में इस 0 से ऊपर है, और हम यहां से चलते हैं 0 से 1 2 3 90 तक चलेंगे तो उत्तर ही उत्तर होगा। तो कभी भी ध्यान रख लेना, यहां पे साउथ मत कर देना, बाप बड़ी गलती कर देते हो, साउथ नहीं होगा, दोनों तरफ क्या होगा, उत्तर ही उत्तर होगा। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर, इंदिरा पॉइंट जिसे पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट कहा जाता है, जो 2004 में सुनामी के कारण क्या हो गया था, डूब गया था। ओके, और हम राजस्थान का भी ऐसे निकाले हैं। राजस्थान के यहां से गुजरती है कौन सी रेखा, यहां से गुजर रही है 23.5, 23.5 को हम ऐसे लिखेंगे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लिखते हैं, और इससे मात्र कितना कम है, ये 27 कम है, 27 मिनट क्या है, कम है, 23:03 यानी 27 कम पर कोणा गांव है। फिर ऐसे चलेंगे हम 23 से 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 चलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके 30 डिग्री 12 मिनट। ऐसे क्या निकाला जाता है आपका अक्षांशीय विस्तार। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम देशांतर और अक्षांशों के बारे में विशेष जानकारियां और प्राप्त करेंगे, और बने रहेगा। और चैनल पर आप नए हो तो जरूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके या मेरे प्रयास के द्वारा जो चैनल खोला गया है केवल विद्यार्थी हित को समर्पित है और आप ही के लिए बनाया गया है। तो अपने इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और हमारी जो परिवार की सदस्यता है जीके बाय जितेंद्र बागड़ी, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। और आज मैंने टेलीग्राम का वो नाम भी बदल दिया है, टेलीग्राम का नाम भी मैंने अब यही कर दिया गया है, बागड़ी सर RES जो है, मैंने टेलीग्राम का नाम भी यही रख दिया है। तो आप ये सारे मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ ये सभी PDFs क्वेश्चंस वगैरह की, तो आप लोग क्या करेंगे, ये टेलीग्राम भी ज्वाइन करेंगे और अपने चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और क्लास अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।